हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा के बारे में। महाराणा कुंभा मेवाड़ के राजा थे और इनका जो पीरियड मेवाड़ के इतिहास में इनका जो काल है वो गोल्डन पीरियड ऑफ मेवाड़ कहलाता है। क्या इनके काल को स्वर्ण काल कहते हैं मेवाड़ का। इनका हम सामान्य परिचय देखें तो इनके पिता का नाम था मुगल, माता का नाम था सौभाग्यवती बहू और ये सांगा के पौत्र थे। सांगा के बेटे थे ये। देखिए, इन्होंने जो युद्ध लड़ा था सारंगपुर युद्ध, उसके उपलक्ष्य में उसकी खुशी मनाने के लिए इन्होंने कीर्ति स्तंभ बनवाया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जो कि 9 मंजिला था। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कीर्ति स्तंभ को। पहले हम महाराणा कुंभा की उपाधियाँ देख लेते हैं। तो महाराणा कुंभा को अभिनव भारताचार्य की उपाधि दी गई थी क्योंकि ये संगीत के बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे और इनको वीणा भी बजाने आती थी। इनको वीणा वादक भी कहते हैं। टोडरमल, देखिए टोडरमल का मतलब होता है कि संगीत की सारी कलाओं में पारंगत होना। तो इन्होंने संगीत में संगीत राज नाम का ग्रंथ भी लिखा था जिसमें संगीत की सारी विधाओं का वर्णन किया है इन्होंने, तो इसलिए इनको टोडरमल की उपाधि दी गई। फिर हत्या छाप गुरु इसलिए क्योंकि ये छापामार युद्ध पद्धति से युद्ध करते थे और ये बहुत ही परफेक्ट थे उसमें, इसलिए इनको छाप गुरु कहते हैं। हाल गुरु इसलिए कहते हैं क्योंकि हाल का मतलब होता है पहाड़ियाँ, तो पहाड़ी क्षेत्र में राज करने वाले राजा थे, इसलिए इनको हम हाल गुरु कहते हैं। फिर राणो रासो इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो कवि होते थे, साहित्यकार होते थे, उनको ये आश्चर्य देते थे। रासो मतलब साहित्य होता है, तो मतलब जो साहित्य लिखने वाले कवियों को और व्यक्तियों को ये अपने राज्य में शरण देते थे। देखिए राणो राय का मतलब है राजाओं का राजा। ये उस टाइम के सबसे श्रेष्ठ राजा थे। हिंदू सुल्तान, इन्होंने कभी मुस्लिमों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इनफैक्ट मुस्लिमों को हमेशा इंडिया में से भगाने की कोशिश की है, राजस्थान में से, तो इसलिए इनको हिंदू सुल्तान भी कहा जाता है। नाटक राजकर्ता, इन्होंने 4 नाटक की रचना की थी, इसलिए नाटक राजकर्ता भी कहते हैं। और इनको नरपति भी कहते हैं। नरपति का भी वही मतलब होता है कि राजाओं का राजा। सेल गुरु हाल गुरु सेल गुरु इनको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पहाड़ों के राजा थे, क्योंकि उदयपुर और चित्तौड़गढ़ की साइड पहाड़ी क्षेत्र है ना, तो वहीं पे ये राज करते थे। इसके बाद इनको महाराणा भी कहते हैं और महाराजाधिराज की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी और वीर राजा की उपाधि भी धारण की थी। इनको कविराज भी कहते हैं क्योंकि इनका संगीत में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए। अब हम देखें इनकी स्थापत्य कला की बात करें तो महाराणा कुंभा ने 5-6 दुर्गों का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि उस टाइम मेवाड़ में के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने ही करवाया था, इसलिए इनके काल को स्थापत्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। देखिए, कुंभा के काल को मेवाड़ का स्वर्ण काल माना जाता है। देखिए, इनके द्वारा जो इम्पोर्टेंट जो दुर्ग बनाए गए, हम उसकी बात कर लेते हैं। ये 5-6 दुर्ग एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा दुर्ग, और इस तरह से पूछा जाता है कि कौन सा दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा नहीं बनाया गया है चित्तौड़गढ़ में। तो इनके द्वारा सबसे पहला जो दुर्ग बनाया गया था वो बनाया था अचलगढ़ बासंती दुर्ग, जो सिरोही में, और अचलगढ़ दुर्ग भी सिरोही में है। और मचान दुर्ग अभी अस्तित्व में नहीं है। और बैराट और भोमट ये भी इन्होंने बनवाए थे 2 दुर्ग। और कुंभलगढ़ दुर्ग का तो आपको पता ही है कि इन्होंने ही बनाया था। और इन्होंने तीन कुंभ श्याम मंदिर बनाए थे तीनों दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, अचलगढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तीनों दुर्गों में इन्होंने कुंभ श्याम मंदिर बनवाया। और इन्होंने भगवान विष्णु जी का एकलिंग मंदिर भी बनवाया चित्तौड़गढ़ में, जिसको अभी हम मीरा मंदिर के नाम से जानते हैं। इनके समय में एक जैन पुजारी थे जैन सेठ थे धरणकशा को इन्होंने कुछ पाली में धरणकशा को इन्होंने जमीन दी थी खुश होकर, तो वहाँ पे धरणकशा ने 1449 ईस्वी में रणकपुर जैन मंदिर बनवाए। ये इन्हीं के टाइम के हैं। और राणा कुंभा ने श्रृंगार चवरी का निर्माण करवाया, जिनमें अपनी जो पुत्री थी रमाबाई, उसकी शादी के अवसर पर उन्होंने श्रृंगार चवरी का निर्माण कराया था, जो कि एक मंदिर है। अब कुंभाकालीन इतिहास की बात करें, हम साहित्य की बात करें, तो बहुत सारे ग्रंथ तो इनके द्वारा ही लिखे गए थे। जैसे कुंभा के बहुत सी बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन में दे देते हैं कि कौन कौन से कुंभा के ग्रंथ है और कौन सा नहीं है।
तो हमें ये अच्छे से याद होना चाहिए इनके द्वारा लिखे ग्रंथ। देखिए कुंभा के जो ग्रंथ थे वो संगीत राज। आप अगर इसकी ट्रिक देखना चाहते हैं ना, तो आप वीडियोस जो पिछले वाले वीडियो है उनमें जाके चेक कीजिए, या फिर मैं लिंक दे दूँगी आपको, उसमें क्लिक करके आप इनकी इनकी जो बुक्स है या ग्रंथ है उनको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। देखिए कुंभा का जो पहला ग्रंथ था वो संगीत राज था। संगीत राज इन्होंने 5 भागों में लिखा था। इतना बड़ा ग्रंथ था ये कि इसको 5 भागों में बांट रखा था इन्होंने, जिसमें नृत्य और संगीत इन सब का उल्लेख मिलता है। और इन्होंने लिखा संगीत मीमांसा, संगीत रचनाकार, चंडी शतक की टीका और सूर प्रबंध भी इन्होंने लिखा था। एक लिंग महात्म में वैसे लिखा तो इनके जो कवि थे राजकवि दरबारी कवि उन्होंने लिखा था, लेकिन उसका जो पहला भाग है एकलिंग महात्म्य का जो पहला भाग है उसको हम राजवर्णन के नाम से जानते हैं। राजवर्णन कुंभा ने ही लिखा था। इसके अलावा कामराज रतिसार, नृत्य रतन कोश, रसिक प्रिया जो जय गोविंद के जो ग्रंथ है उस पर लिखी गई टीका है रसिक प्रिया। और इनका जो दरबारी वास्तुकार या शिल्पी था जिसका नाम मंडन था। मंडन ने भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे उस टाइम के, जैसे रूप मंडन, वास्तुशास्त्र, राजवल्लभ, देवभूति प्रकरण, कौंधण मर्दन। ये सब किसने लिखा? इनके दरबार में जो शिल्पी था मंडन उसने लिखे थे। और फिर जो मंडन का भाई था नाथान, उसने लिखा था वास्तु मंजरी। और गोविंद मंडन का बेटा था, उसने 3 ग्रंथ लिखे थे, उद्धार धोरणी, द्वार दीपिका और कलानिधि। और इनकी पुत्री का नाम था रमाबाई। इनको वागेश्वरी भी कहते थे क्योंकि ये बहुत अच्छा संगीत शास्त्र को जानती भी थी और बहुत अच्छी वीणा बजाती थी, इसलिए इनको कुंभा की पुत्री को वागेश्वरी के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम सारंगपुर युद्ध की बात करें फ्रेंड्स, तो सारंगपुर का युद्ध इन्होंने इन पर मालवा नीचे गुजरात और एमपी वाला भाग आता है अभी राजस्थान के, तो उस टाइम जो मालवा था मतलब एमपी वाला भाग उसमें मोहम्मद खिलजी का राज हुआ करता था। तो मोहम्मद खिलजी ने इन पर आक्रमण किया। तो ये जो सारंगपुर मालवा का युद्ध है वो मेवाड़ और मालवा के बीच हुआ। कुंभा और मोहम्मद खिलजी के द्वारा बीच लड़ा गया। इस युद्ध में कुंभा जीते और मोहम्मद खिलजी हार गया। और इस जीत का जश्न मनाने के लिए कुंभा ने सारंगपुर युद्ध का जश्न मनाने की विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने कीर्ति स्तंभ बनाया चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि चित्तौड़गढ़ में 2 विजय स्तंभ है एक तो, और एक कीर्ति स्तंभ है। तो जो विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल होती है ना, उसको हम कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहते हैं। और ये महाराणा कुंभा ने बनवाया था, जबकि ये जो कीर्ति स्तंभ है वो जैन मुनि जीजाक ने बनवाया था, जीजाक ने। लेकिन जो विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल है जिसमें कुंभा की प्रशस्ति छपी हुई है, उसको हम कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहते हैं, प्रशस्ति। अब देखिए फ्रेंड्स, फिर आवल बावल की संधि हुई। उस टाइम जोधा और कुंभा, मारवाड़ के जो शासक थे जोधा और मेवाड़ के कुंभा, इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा संघर्ष होता था, क्योंकि जो जोधा के पिता थे रणमन, उनकी हत्या करवा दी थी कुंभा ने। तो ये दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते थे हमेशा। लेकिन इनकी जो दादी थी हंसाबाई, उनके कहने पर इन दोनों ने संधि की और सोजत पाली। जो संधि थी वो ये हुई कि जो सोजत पाली का इधर वाला भाग है वो मारवाड़ का होगा और दूसरी इसकी सीमा के दूसरी पार का भाग मेवाड़ का होगा। और कुंभा इस संधि के लिए मान भी गए, क्योंकि उस टाइम कुंभा बहुत सारे दुश्मनों से घिरे हुए थे। दिल्ली में भी इनकी इब्राहिम लोदी से लड़ाई होती रहती थी, और इधर भी मालवा में भी महमूद खिलजी, और गुजरात में महमूद बेगड़ा। गुजरात का जो महमूद बेगड़ा था और मालवा का महमूद खिलजी था, इनसे भी इनकी खटपट होती रहती थी। इसलिए ये चारों ओर से घिरे हुए थे, इसलिए इन्होंने सोचा कि हम एक जगह तो संधि कर लेते हैं ताकि फिर दूसरी तरफ ध्यान दे सके। अब देखिए फ्रेंड, चंपानेर की संधि। चंपानेर की जो संधि है वो 1456 में हुई थी। ये मेवाड़ के खिलाफ की गई संधि थी। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था गुजरात का शासक उस टाइम का, और मालवा का शासक था महमूद खिलजी। इन दोनों ने मिलकर प्लानिंग की कि हम कुंभा को मिलकर हराएंगे और फिर जो राज्य मिलेगा उसको हम आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन इसकी भनक तो कुंभा को लग गई और कुंभा ने इन दोनों को ही हरा दिया उस टाइम, क्योंकि इन्होंने इधर जोधा से तो संधि कर ली थी। तो इनका सारा ध्यान फिर
इन दोनों पर ही था, मालवा और गुजरात पर, और इन्होंने इन दोनों को हरा दिया। अब देखिए, जैसे कुंभा की व्यक्तित्व की बात करें हम, तो ये ऐसा व्यक्ति, एक ऐसे पर्सनालिटी थी कुंभा जो उच्च विचार और सादा जीवन रखते थे। जिनके विचार तो बहुत उच्च थे लेकिन एकदम सादा जीवन जीते थे। देखिए, कुंभा के काल में मेवाड़ चित्रशैली का वास्तविक प्रारंभ हुआ। जो मेवाड़ में चित्रकला का प्रारंभ कब हुआ? कुंभा के टाइम ही हुआ, और एक ग्रंथ भी चित्रित किया गया था इनके टाइम पर। लेकिन और ये बहुत धार्मिक भी थे। ये जब कुंभलगढ़ प्रशस्ति कुंभलगढ़ के वहाँ मंदिर में जब पूजा कर रहे थे, तो उसी टाइम पर इनका एक पुत्र था उदाकरण, जिन्होंने इनकी हत्या कर दी। तो इस तरीके से उदाकरण या उदय सिंह प्रथम मेवाड़ का प्रथम पितृहंता शासक बना। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई है और ट्रिक्स वगैरह पसंद आ रही है, तो आप चैनल को वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू सो मच।